बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। यस स्टार्ट। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण करते हुए यह तो कहा कि डबल इंजन की सरकारें विकास का पर्याय साबित होती हैं। उस पर विपक्षी दलों को कटाक्ष करने से अधिक चिंतन करना आवश्यक है। विपक्षी दल प्रधानमंत्री के वक्तव्यों पर अपनी तरह से अपने विचार व्यक्त करने और इस क्रम में उनसे असहमति जताने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता और न किसी को करना चाहिए कि विकास एवं जन कल्याण के मामलों में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की आवश्यकता है। उचित यह होगा कि डबल इंजन सरकारों के संदर्भ में प्रधानमंत्री के कथन को इस रूप में भी समझा जाए कि वे विकास के कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग, सहमति और समन्वय की आवश्यकता को रेखांकित कर रहे हैं। भले ही सभी राजनीतिक दल जन कल्याण और विकास की बातें करते रहते हों, लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार विकास के मामलों में संकीर्ण राजनीति होती हुई दिखाई देती है। यह राजनीति तब कहीं अधिक दुर्भाग्यपूर्ण साबित होती है जब किसी योजना परियोजना को शुरू करने अथवा उसे आगे बढ़ाने के मामले में केंद्र और राज्य सरकार के बीच आवश्यक सहमति देखने को नहीं मिलती। दलगत राजनीति बाधा नहीं बनना चाहिए। यदि राज्यों को प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ना है और देश को भी उन ऊंचाइयों की ओर ले जाना है जिनके बारे में राजनीतिक दल लगातार बातें करते रहते हैं, तो फिर उन्हें विकास के मामले में सस्ती राजनीति करना बंद करना होगा। यह ठीक नहीं कि राष्ट्र के विकास के बजाय दलगत हितों को महत्व दिया जाए। इस सिलसिले में इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कई बार कुछ राज्य सरकारें राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं पर केंद्र सरकार को अपेक्षित सहयोग देने से इनकार करती है। कुछ मामलों में तो वे अंतर्राष्ट्रीय संधियों समझौतों के क्रियान्वयन में भी बाधक बन जाती हैं। बतौर उदाहरण, यदि बांग्लादेश के साथ तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर समझौता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो फिर बंगाल सरकार के रवैये के कारण जेवर एयरपोर्ट की परियोजना भी राजनीतिक असहयोग के कारण लंबे समय तक अटकी रही। यहाँ तक कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण जैसी महत्वपूर्ण अभियान भी राजनीतिक हितों की चिंता से बच नहीं सका। जब भी इस तरह का राजनीतिक असहयोग प्रदर्शित किया जाता है, तो इसकी कीमत देश को और समाज को चुकानी पड़ती है। न केवल परियोजनाओं के अमल में देरी होती है, बल्कि उनकी लागत भी कहीं अधिक बढ़ जाती है। सरयू नहर परियोजना की लागत सिर्फ इसलिए 100 गुना बढ़ गई क्योंकि इसे पूरा करने में दशकों लग गए। आखिरकार दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसान आंदोलन समाप्त हो गया। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ किसान संगठनों ने अपनी हठधर्मिता में मोदी सरकार को इसके लिए विवश कर दिया कि कृषि और किसानों के लिए व्यापक रूप से
लाभकारी उन 3 कानूनों को वापस ले लिया जाए जो सुधार के लिहाज से क्रांतिकारी माने गए थे। यह आंदोलन आवश्यकता से अधिक लंबा खिंचा और इसने संसद, लोकतंत्र और शासन को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए। चंद समूहों की ओर से इस आंदोलन का इस्तेमाल मोदी सरकार की किरकिरी कराने के अस्त्र के रूप में किया गया। यह किसान संगठनों की जिद ही थी कि जिन्होंने तब भी अपना आंदोलन जारी रखा जब केंद्र सरकार ने नए कृषि कानूनों के क्रियान्वयन को 1.5 वर्ष के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव दिया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इन पर रोक लगा दी थी। किसान संगठन इन तीनों कानूनों की वापसी पर अड़े रहे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया और किसान संगठनों से अपील की कि वे वापस घर चले जाएं, तब भी आंदोलन समाप्त नहीं किया गया। इसके बजाय किसान संगठनों ने 5 नई मांगें जोड़ दी, जिनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर समिति का गठन, आंदोलन के दौरान कथित रूप से जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों की वापसी, बिजली संशोधन बिल पर आगे न बढ़ने और प्रदूषण कानून के तहत पराली जलाने को लेकर किसानों पर कोई सख्त आंदोलन न उठाने की बात भी शामिल है।